नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम अंतराल भाग 1 है। हम अध्याय 3 पढ़ रहे हैं और हमारे जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर। बच्चों, इनके द्वारा लिखा गया शरत चंद्र जी के ऊपर जीवन वृतांत है आवारा मसीहा। तो बच्चों, हम इनके द्वारा लिखा हुआ विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा हुआ एक जीवन वृतांत शरत चंद्र जी के ऊपर है जो आवारा मसीहा, उसको पढ़ रहे हैं। बच्चों, हम इसका भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। आज हम इसका भाग 4 पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हमने अब तक क्या पढ़ा कि किस प्रकार शरत अपने नाना मामाओं के यहाँ रहता है, क्योंकि उनके पिताजी हैं जो एक स्वप्नदर्शी हैं, ढंग से रुक करके कहीं काम नहीं करते। इसलिए उनकी माँ है जो भुवन मोहिनी, वो क्या करती हैं, वो अपने पुत्र को, और उनके एक पुत्री भी है, उसे लेकर के और अपने पति मोतीलाल के साथ अपने पिता के घर आ जाती है। तो यहाँ पर जो शरत है अपने नाना मामाओं के घर पढ़ रही हैं, और पढ़ने में भी पहले वो कुछ भी पढ़ करके वहाँ से नहीं आए थे, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, साथ ही बहुत सारी शरारतें भी की। धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं अपने मामाओं के साथ रह करके। तो बच्चों, पिछली जो कक्षा थी उसने हमने ये पढ़ा था कि इनके जो नाना मामा थे, इनके जो नाना का परिवार था उसमें बहुत अधिक अनुशासन था, लेकिन समय कभी एक साथ नहीं रहता है। धीरे धीरे नई पीढ़ी आती गई और क्या हुआ, इनके अनुशासन के जो नियम थे वो बदलते चले गए। एक शरत के एक नाना थे अमरनाथ, वो नवयुग संधि के युवक थे और उन्होंने नई नई तबीयत के शौक भी पाले थे, लेकिन कम उम्र में ही उनका देहांत हो गया। इसके अलावा उन दिनों जब समय बदल रहा था और जो शरत है थोड़े युवा हो रहे थे, बड़े हो रहे थे, उन दिनों इनके घर में यानी नाना के घर में कांठलवाड़ा गांव से एक बहू, कांठलवाड़ा गांव की एक लड़की बहू बन के आई। उसका नाम था कुसुम कामनी। क्या नाम था उसका? कुसुम कामनी। और उसने आकर के यहाँ पर नारियों की स्थिति के बारे में जाना और क्या किया, अपनी यहाँ पर साहित्य की गोष्ठियाँ करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि कुसुम कामनी जो थी वो क्या थी, वो इसकी शरत की गुरु थी। जिस तरह पुष्किन किसके गुरु थे? तालस्ताय के गुरु थे। उसी प्रकार कुसुम कामनी थी, वो किसकी गुरु थी? वो शरत की गुरु थी। तो आगे देखो, वे मेरे पिता हैं, वे मेरे गुरु हैं। किसने कहा? तॉलस्टॉय ने पुष्किन के लिए कहा। पुष्किन एक बहुत बड़े रचनाकार थे और तॉलस्टॉय भी एक बहुत बड़े रचनाकार हुए, लेकिन उन्होंने पुष्किन के लिए कहा वो मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरु हैं। वैसे ही शरत ने कहा होगा किसके लिए? कुसुम कामनी के लिए, कि मैं उनसे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। वे आज से मेरे गुरु हुए और सचमुच शरत जीवन के अंतिम क्षण तक उन्हें अपना गुरु ही मानते रहे। ये कुसुम कामनी थी जो काठलवाड़ा गाँव की लड़की थी, और इनके जो शरत के सबसे छोटे नाना अघोरनाथ थे, उनकी ये पत्नी थी और साहित्य का सृजन करती थी। वास्तव में मणि शरत की शिक्षा का आदि पर्व कुसुम कामनी की पाठशाला से ही शुरू हुआ। मणि इनके मामा थे और शरत, इन दोनों की जो शिक्षा का प्रारंभ हुआ, आदि का मतलब प्रारंभ हुआ, वो कहाँ से हुआ? कुसुम कामनी की पाठशाला से हुआ। यानी इस परिवार में क्या था, जो शरत के नाना का परिवार था, वह महिलाओं की स्थिति ऐसी थी, या तो वो घर गृहस्थी संभाले और अपने रसोई का कार्य संभाले, गोष्ठी करना, परिचर्चा करना, चर्चा करना वहाँ स्त्रियों के अधिकार में नहीं आता था। पाठ्य पुस्तक का क्रम समाप्त होने पर साहित्य की बारी आती थी। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि भाई जब शरत अपनी पाठ्य पुस्तक का कार्यक्रम समाप्त कर लेते थे तो साहित्य यानी कुसुम कामनी से पढ़ने के लिए साहित्य की बारी आती थी। शैशव से लेकर यौवन तक के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। शैशव से लेकर यौवन के प्रारंभ होने तक, किसके? साहित्य के शैशव से लेकर के, और यौवन का मतलब युवा अवस्था या जवानी के प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई व्यवधान यानी रुकावट नहीं आई। साहित्य कब प्रारंभ हुआ? मतलब शरत ने साहित्य पढ़ना कब प्रारंभ हुआ? जब वो अपनी थोड़ा युवावस्था की तरफ बढ़े थे, और कुसुम कामनी जब उनके घर में आई तब से उन्होंने साहित्य पढ़ना शुरू किया। यानी साहित्य का जो शैशव था और उसकी जो युवावस्था थी साहित्य की, उसके प्रारंभ होने तक इस क्रम में कोई रुकावट नहीं आई। अपराजय कथा शिल्पी शरत चंद्र के निर्माण में कुसुम कामनी का जो योगदान है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यानी शरत भी थी, कुसुम कामनी को अपना गुरु मानते थे, अपनी नानी को। अपराजय यानी कभी किसी से नहीं हारने वाले कथा शिल्पी शरत के निर्माण में, शरत को साहित्यकार बनाने के निर्माण में कुसुम कामनी का जो सहयोग है, जो योगदान है, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। इसी गोष्ठी में अचानक एक दिन क्रांति हो गई। एक नए स्रोत से आकर उस दिन रविंद्रनाथ की कविता प्रकृति प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। पढ़ने वाले थे उसी परिवार के एक व्यक्ति। देखो बच्चों, हम अपने परिवार में अनुशासन बनाते हैं,
लेकिन हमें क्या है, समय के साथ परिवर्तन करते रहना चाहिए। केदारनाथ थे, वो समय के साथ नहीं बदलते थे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी थी उन्होंने ही स्वयं ने ही अपने आप को बदलना प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ, एक दिन गोष्ठी चल रही थी कुसुमगामिनी की, तो अचानक क्या हुआ, उसमें क्रांति हो गई। क्रांति मतलब पूर्ण परिवर्तन किस तरह हो गया कि एक नए स्रोत से आके, किसी नई जगह से आकर, उस दिन रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविताएं थी, बंकिमचंद्र चटर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर की जो साहित्य सृजन था उनके परिवार में खूब चला करता था, उनकी कविता प्रकृतिर प्रतिशोध का स्वर गूंज उठा। और पढ़ने वाले कौन थे, मतलब ये कविता थी प्रकृतिर प्रतिशोध, इसको आकर के उनकी जो गोष्ठी थी कुसुमगामिनी की उसमें सुनाया गया। और पढ़ने वाले कौन थे, उसी परिवार के एक व्यक्ति थे, वे बाहर रहकर पढ़े थे, कई बच्चे बाहर भी पढ़ रहे थे, उनमें से उस परिवार के एक व्यक्ति थे जो बाहर रहकर पढ़ रहे थे। इस परिवार में वर्जित यानी निषिद्ध यानी मनाही संगीत और काव्य में उनकी दिलचस्पी थी यानी रुचि थी। ये वो व्यक्ति थे, इसी परिवार के, केदारनाथ जी के गांगुली परिवार के वो व्यक्ति थे जो बाहर रहकर पढ़े थे। और जो गांगुली परिवार में क्या मनाही थी, संगीत की और काव्य में रुचि रखने की मनाही थी। जो परिवार के ये सदस्य जो बाहर से पढ़ के आए, उनके अंदर ये रुचि बहुत अधिक थी। और उन्होंने आकर के उस गोष्ठी में रविंद्रनाथ टैगोर की जो कविता थी प्रकृतिर प्रतिशोध को पढ़ा था। उस कविता को सुनाने के लिए उन बंधु ने परिवार की सभी नारियों को इकट्ठा किया। देखो, अभी तक तो क्या था, केवल कुसुमगामिनी गोष्ठी किया करती थी, लेकिन ये बंधु जो बाहर से पढ़ के आए थे, इन्होंने क्या किया, घर की सब महिलाओं को इकट्ठा कर लिया और इस कविता को सुनाया। किसने कितना समझा पता नहीं, लेकिन शरद की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें छिपाने के लिए वह उठकर बाहर चला गया। यानी इतनी सारी घर की महिलाओं को इकट्ठा करके, जो बाहर से पढ़ के जो बंधु आए थे, उन्होंने घर की महिलाओं को भी ये कविता सुनाई। अब किसने कितनी समझी इस कविता को, लेकिन इस कविता को सुन करके शरद की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि शरद क्या थे, शरद एक कला प्रेमी, एक साहित्य प्रेमी थे। और साहित्य प्रेमी और कला प्रेमी व्यक्ति का मन बहुत भावुक होता है। वो इसका रविंद्रनाथ टैगोर की प्रकृतिर प्रतिशोध कविता को सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह उठकर बाहर चले गए। नाना के इस परिवार में शरद के लिए अधिक दिन रहना संभव नहीं हो सका। अब 3-4 साल से शरद वहाँ रह रहा था, लेकिन अब नाना के इस परिवार में शरद का वहाँ रहना ज़्यादा दिन संभव नहीं था। उसके पिता न केवल स्वप्नदर्शी थे, बल्कि उनमें और भी कई दोस्त थे। स्वप्नदर्शी मतलब कल्पना के संसार में रहने वाला। बच्चों, बहुत दिन तक एक व्यक्ति यदि घर में रहता रहे, कुछ काम नहीं करे और घर के अनुशासनों को भी नहीं माने, तो वो अजीब सा लगने लगता है। तो किस प्रकार इसके शरद के नाना ने उनके पिताजी को वहाँ से जाने के लिए कहा, वो अपन यहाँ देखेंगे। वे हुक्का पीते थे। कौन? मोतीलाल जी, जो कि शरद के पिता थे, और बड़े होकर बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। यानी इतने बड़े थे उम्र में, फिर भी बच्चों के साथ मतलब खेला करते थे, बच्चों के साथ वो रहा करते थे। उनकी शरारतों में, बच्चों की शरारतों में वे सदैव अपरोक्ष रूप से उनकी सहायता करते थे। यानी प्रत्यक्ष रूप से बच्चे कोई शरारत कर रहा है तो अनुशासन प्रिय परिवार में यदि कोई उनकी सहायता करेगा तो वहाँ तो गुस्सा आना स्वाभाविक था। जब उनमें से किसी को गोदाम में बंद करने की सज़ा मिलती, यानी किसी बच्चे को गोदाम में बंद करने की सज़ा मिलती, तो वे चुपचाप उन्हें खाना दे आए करते थे, क्योंकि वो दयालु प्रवृत्ति के थे मोतीलाल जी। और जब बच्चा वहाँ से छूटता तो फूलों की माला तैयार कर उसे प्रसन्न कर देते थे। यानी बच्चों को वो खुश रखा करते थे। उनके बनाए कागज के नाना प्रकार के खिलौने बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, यानी सभी को बहुत प्रिय थे। मोतीलाल जी स्वप्नदर्शी, स्वच्छंद प्रकृति के व्यक्ति थे। वो रचनाएं लिखते थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी रचनाएं पूरी नहीं करी। साथ में हुक्का भी पीते थे और घर जमाई बन के वो रह रहे थे। बड़े होकर भी बच्चों के साथ, जैसे बच्चे, कभी किसी बच्चे को सजा मिली तो उसको खाना दे आते थे। जब बच्चा वहाँ से सजा से छूटता था तो उसको फूलों की माला पहनाया करते थे। इसके अलावा मतलब ये सब काम करने बच्चों के साथ वो जब रहते थे, वो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हो गए। इसके साथ ही वे बड़े यत्न से स्लेट पेंसिल लेकर उन्हें सुंदर अक्षर लिखना सिखाते थे। यत्न का मतलब कोशिश या प्रश्न, प्रयास। देखो बच्चों, मोतीलाल और शरदचंद दोनों ही पिता पुत्र में एक जैसी आदत थी, सौंदर्य बोध की, यानी सुंदरता से वे स्लेट पेंसिल लेकर सुंदर सुंदर अक्षर लिखना बच्चों को सिखाते थे। और बच्चों के लिए, यानी उनके लिए गंगा स्नान का प्रबंध कर देते थे। यानी परिवार में मनाही थी गंगा में जाकर नहाने की, लेकिन वो उनके लिए गंगा स्नान का भी प्रबंध करते थे। कैसा आनंद है गंगा में कूदने में, यह बच्चे ही जानते हैं। बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं, उनको पानी में कूद कूद के खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो ये आनंद जब उनको मोतीलाल जी के द्वारा मिलता था तो मोतीलाल जी को बहुत प्यार करने लगे। और ये बच्चे ही जानते हैं कि गंगा में कूद करके नहाने का क्या आनंद होता है। तभी तो उनके लिए वे मरुस्थल में सादल के समान थी। यानी बच्चों के लिए क्या थे मोतीलाल जी? मरुस्थल यानी रेगिस्तान में सादल यानी नई घास के समान थे। उनको ऐसा लगता था कि हमारा जो घर परिवार है वो एक रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान है, जहाँ इतना अनुशासन है, कठोर अनुशासन है, हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर मोतीलाल जी स्वादल यानी नई घास के समान थे। यानी बच्चों को खूब खिलाते थे और खूब अच्छे से बच्चों को रखा करते थे। उनकी संवेदनशीलता अपरिसीम थी। अपरिसीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी वो बच्चों के प्रति बड़े
संवेदनशील थे। एक तो घर जमाई, इसके उपरांत कठोर अनुशासन वाले परिवार में ऐसा बर्ताव करना, इसी कारण वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। देखो, एक तो मोतीलाल जी वहाँ घर जमाई थे, दूसरा इतने कठोर अनुशासन के परिवार में वो इस तरीके के बर्ताव करते थे, यानी बच्चों के साथ खेलते थे, मतलब बच्चों को हर चीज़ में अपनी तरफ से सह दिया करते थे। इस कारण उनकी स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नहीं थी। उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया था। स्वतंत्र व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति की विषय, उनका स्वयं का व्यक्तित्व समाप्त हो गया। पहले वो रचनाएं लिखा करते थे, मन की जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा किया करते थे अपने घर में, लेकिन घर जमाई बनने के बाद में उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व जैसे समाप्त हो गया, जैसे उनके तन और मन दोनों को किसी ने खरीद लिया हो। क्योंकि ये जो जहाँ वो अपने ससुराल में रह रहे थे वहाँ पर बहुत कठोर अनुशासन था और उस अनुशासन के बीच में रहना उनके लिए संभव नहीं था, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी कि वो वहाँ रह रहे थे। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो तन और मन दोनों को किसी ने खरीद लिया। उनका अपना उनके पास कुछ भी नहीं था। मोतीलाल जी कमाते नहीं थे, इसलिए उनके पास अपना कुछ भी नहीं था। काशीनाथ में देखो, काशीनाथ एक वो है साहित्य है, उसमें काशीनाथ भी तो घर जमाई होकर रहता है। उसमें भी काशीनाथ के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह घर जमाई होकर के रहता है और उसे भी मानसिक सुख नहीं है। बच्चों, जो सुख अपने घर में है वो दूसरे के घर में नहीं है, चाहे कितने ही घर जमाई बन के रहे। कभी कभी वह ऐसा महसूस करने लगता है जैसे अचानक उसे किसी ने गर्म पानी की कढ़ाई में छोड़ दिया हो। यानी कि काशीनाथ हो चाहे मोतीलाल हो, उनको इस तरीके का मतलब घर जमाई बनकर रहने में उन्हें इस तरीके का महसूस होता था जैसे अचानक किसी ने उनको गरम गरम पानी की कढ़ाई में छोड़ दिया हो और मानो सब ने मिलकर सलाह करके उसकी देह को खरीद लिया हो। देह को मतलब शरीर को, मतलब मोतीलाल को इस तरीके का महसूस होता था मानो मैं यहाँ रह रहा हूँ तो सबकी नज़रों में खटकते थे क्योंकि कुछ काम नहीं करते थे, और ऊपर से इस तरीके की बच्चों के साथ और शरारतें, यानी बच्चों को भी अनुशासनहीन बना रहे थे केदारनाथ जी की नज़र में। तो मतलब उनको, मोतीलाल जी को इस तरह का महसूस होता था जैसे गर्म पानी के कढ़ाई में उनको छोड़ दिया गया हो और सब ने मिलकर सलाह कर ली हो, उनका देह यानी उनके शरीर को खरीद लिया हो। मानो अब वह उसकी अपनी नहीं रही, यानी क्या देह, यानी अब वो शरीर उनका अपना नहीं रहा, वो उनके ससुराल वालों ने, यानी जो उनके ससुर थे, उनके जो साले थे, उन्होंने उनको खरीद लिया हो। फिर भी किसी तरह दिन बीत रहे थे कि अचानक एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना यानी बुरी घटना, मतलब किसी तरह दिन व्यतीत करके मोतीलाल वहाँ रह रहे थे। इसमें मोतीलाल में भी कमी थी। क्यों? क्योंकि वो कमाते नहीं थे। यदि वो कमाते तो देवानंदपुर से भागलपुर क्यों आते? वो कमा नहीं रहे थे, रचनाएं भी पूरी तरह नहीं लिख रहे थे, तो उनकी कमियों का, खुद की कमियों का खामियाजा यहाँ उनको भुगतना पड़ रहा था। केदारनाथ की पत्नी विंध्यावासिनी देवी तांगे में कहीं जा रही थी कि वह उलट गया। विंध्यावासिनी देवी यानी कि शरद की नानी, वो क्या कर रही थी? तांगे में बैठ कर के कहीं जा रही थी और तांगा उलट गया और उनके काफ़ी चोट आई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह भागलपुर में ठीक नहीं हो सकी। डॉक्टर ने कहा इन्हें कलकत्ता ले जाइए। देखो बच्चों, जो पहले ही परिवार में बहुत सारी स्थितियां अच्छी नहीं थी। इसी बीच में केदारनाथ की पत्नी विंध्यावासिनी का क्या हुआ? तांगा उलट गया और उन्हें बहुत चोटें आई और वो भागलपुर में ठीक नहीं हो सकी, इसलिए उनको कलकत्ता ले जाया गया। बच्चों, अभी जो हम इन्हें कलकत्ता, वो आजकल इसका नाम कलकत्ता का नाम कोलकाता है, पहले इन्हें कलकत्ता बोला जाता था। काफ़ी व्ययसाध्य बात थी। व्ययसाध्य मतलब बहुत खर्चीली, यानी उनके इलाज में बहुत खर्चा आने वाला था और परिवार की आर्थिक स्थिति तब तक बहुत बिगड़ चुकी थी। भाई अलग अलग रहने लगे थे, यानी कि केदारनाथ के जो बाकी के भाई थे वो सब अलग अलग हो गए थे और परिवार की आर्थिक स्थिति अब ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनमें से अमरनाथ की मृत्यु हो चुकी थी। अमरनाथ जो नवयुग संधि के पथ पर चल रहे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पुत्री भी विवाह के योग थी। पितृहीन कन्या का विवाह देर से होने पर अपवाद उठ खड़ा होने का डर रहता था। पितृहीन यानी बिना पिता के, जिसका पिता मर गया हो। एक तो घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, ऊपर से विंध्यावासिनी जी का दुर्घटनाग्रस्त हो गई, साथ ही अमरनाथ की भी मृत्यु हो चुकी और उसके भी एक विवाह योग्य पुत्री थी जिसके पिता नहीं थे। तो बिना पिता की जो पुत्री होती है, यदि उसका विवाह देर से हो तो गाँव में अपवाद यानी बातें बनने लगती थी। केदारनाथ करे तो क्या करे? अब केदारनाथ को भाई की पुत्री का भी विवाह करना था, अपनी पत्नी का भी इलाज कराना था। एक दिन उन्होंने मोतीलाल को बुलाया और कहा अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है, देवानंदपुर जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। यानी कि अब वो उसके परिवार का, यानी मोतीलाल के परिवार का खर्चा नहीं उठा सकते थे केदारनाथ, तो उन्होंने मोतीलाल को बुलाया, बोले अब तुम्हारा यहाँ रहना संभव नहीं है, अब तुम यहाँ से क्या करो, जाओ और देवानंदपुर यानी तुम्हारे गाँव जाकर कोई काम करने का प्रयत्न करो। मोतीलाल ने सुन लिया, भुवन मोहिनी ने भी सुन लिया, यानी दोनों पति पत्नी ने बात अपने पिताजी की सुन ली। कोई रास्ता नहीं था, शिकवा शिकायत करती भी तो किससे करती, यानी भुवन मोहिनी को अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि एक तरफ तो उसकी माँ
दुर्घटनाग्रस्त हुई है, दूसरी उसकी जो चाचा की पुत्री है वो भी विवाह योग्य हो रही है। तो शिकवा और शिकायत किससे करती, क्योंकि उसके खुद के पति नहीं कमाते थे। और कैसे करती, इसलिए शरत ने एक दिन पाया कि वह फिर देवानंदपुर लौट आया। यानी शरत अब इस तरीके का महसूस कर रहा है कि यानी वो आ चुका है देवानंदपुर, और मतलब अपने नाना के गांव भागलपुर को छोड़ करके। लेकिन लौट आने से पूर्व यानी आने से पहले, अभी वो देवानंदपुर आया है उससे पहले की बात वो बता रहे हैं। उसका परिचय किससे हुआ, गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार के राजू से हो चुका था। वह परिचय अनायास ही नहीं हो गया था। यानी जब वो देवानंदपुर लौट के आया उससे पहले ही क्या हुआ, शरत का जो परिचय है वो गांगुली परिवार के पड़ोस में रहने वाले मजूमदार परिवार का एक लड़का राजू था, उससे उसका परिचय हो गया था। और वह परिचय अनायास यानी अचानक या बिना प्रयास के ही नहीं हुआ था। देखो, इसके पीछे प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा का काफ़ी बड़ा इतिहास है। यानी जो परिचय राजू से उसका हुआ, जो गांगुली परिवार के पास में आकर के जो मजूमदार परिवार रह रहा था उसका जो लड़का था, उसके उस लड़के राजू से शरत की किस तरह जान पहचान हुई, वो जान पहचान प्रतिस्पर्धा का उसका काफ़ी बड़ा इतिहास है। यानी एक प्रतिस्पर्धा के पीछे, यानी एक प्रतियोगिता या मुकाबला के पीछे उसकी राजू से जान पहचान हुई। श्याम वर्ण, स्वस्थ चेहरा, अजान भाव, मुख पर चेचक के सामान्य निशान, शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस, ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता राम रतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए थे। यानी गांगुलियों के पड़ोस में जो मजूमदार फैमिली आई थी उसके जो मुखिया थे उनका श्याम वर्ण था, यानी कि काला या सांवला रंग था, स्वस्थ चेहरा था, अजान भाव, ऐसी बाजू जो भुजा या ऐसी बाह या भुजा जो घुटनों तक जाती हो। बच्चों, कई लोगों की बाजुएं बहुत लंबी होती है जो घुटने तक जाती है, उसे अजान बाहू कहते हैं। शरीर में जितनी शक्ति मन में उतना ही साहस, ये मजूमदार साहब का शारीरिक वर्णन है। ऐसे राजेंद्र नाथ उर्फ राजू के पिता राम रतन मजूमदार डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होकर भागलपुर आए, जो कि गांगुली परिवार के पास में रह रहे थे घर बना करके। लेकिन मतभेद हो जाने के कारण उन्हें त्याग पत्र देते देर ने लगी। मतभेद का मतलब मत या सोच विचारों में अंतर। सरकारी पद पर आए थे, हो सकता हो किसी से कोई मतभेद हो गया तो उन्होंने वहां आकर के अपना त्याग पत्र यानी इस्तीफा दे दिया। ठीक गांगुलियों के पास उनका घर था, किसका, मजूमदार, जो रामरतन मजूमदार का घर था वो शरत के नाना गांगुली थे उनके घर के पास था। और आसपास की ज़मीन को लेकर दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव था। गाँव में जनरली हो ही जाता है, पास पास घर बने हुए थे तो उस ज़मीन को लेकर के गांगुली परिवार में और मजूमदार परिवार में काफ़ी मनमुटाव था। उस समय वहाँ घना वन था। कैसा वन था, घना वन था, चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। माता पिता के अनुशासन से पीड़ित बालक इसी वन में शरण ग्रहण करते थे। धूम्रपान, गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम भी यहाँ निरंतर चलता था। देखो बच्चों, हम किसी चीज़ को जितना दबाएंगे वो उतना ऊपर उठने की कोशिश करेगी। आप स्पंज लो, उसको दबाओ, बहुत सॉफ्ट होती है, उसको दबाओगे स्पंज को तो वापस से स्पंज दोबारा से उठेगी। उसी प्रकार बच्चे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों को हम जितना प्रेशर में रखते हैं, जितना कठोर अनुशासन में रहते हैं, उतना वो बेड़ियाँ तोड़ करके बाहर निकलने का प्रयास करता है। इसी प्रकार क्या था, गांगुली परिवार में क्या था, बहुत कठोर अनुशासन था। तो बच्चे क्या करते थे, घर के आसपास का जो जंगल था उस जंगल में जाकर के धूम्रपान किया करते थे। गांजा और चरस के साथ साथ भैंसों का दूध चुराकर शरीर बनाने का काम भी वहाँ चलता रहता था निरंतर। यानी तुम घर में नहीं करने दोगे तो वो बाहर करेंगे। तो इस तरह अनुशासन रखना चाहिए, लेकिन इतना कठोर अनुशासन भी नहीं कि बच्चों का जो कोमल मन है वो बिल्कुल दबाव में आ जाए। रामरतन मजूमदार ने अपने 7 बेटों के लिए 7 कोठियां बनवाई। यानी रामरतन मजूमदार जो उनके गांगुली के पड़ोस में आकर के रहने लगे थे, उनके 7 बेटे थे, उन्होंने 7 बेटों के लिए 7 कोठियां यानी 7 मकान बनवाए। लेकिन उनके परिवार में कुछ ऐसी बातें थी जिनके लिए पुरातनपंथी बंगाली समाज उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सका। पुरातनपंथी यानी प्राचीन परंपराओं को मानने वाला। बच्चों, पड़ोसी थे, अपन भी चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी हमारे जैसे व्यवहार वाला हो, हमारे जैसे धर्म को मानने वाला हो, हमारे जैसे विचारों को मानने वाला हो। लेकिन बंगालियों का ये जो पड़ोसी था, बंगाली पुरातनपंथी थे यानी प्राचीन परंपराओं को मानते थे, और बंगालियों के ये जो पड़ोसी मजूमदार रामरतन मजूमदार थे ये एक अलग ही तरीके के लोग थे। यानी ये किसी भी धर्म या जात पात को ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वे लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। बच्चों, जो बंगाली परिवार था वो धातु के बर्तनों में, पीतल धातु के बर्तनों में खाना खाया करते थे, लेकिन मजूमदार परिवार के लोग चीनी मिट्टी के प्यालों में खाना खा लेते थे। मुसलमान बैरे से कांच के गिलास में पानी लेने और छोटे भाई की विधवा पत्नी से बातें करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। ये सब चीज़ें कहाँ वर्जित थी,
ये सब गांगुलियों के परिवार में वर्जित थी, लेकिन मजुमदार के परिवार में ये सब चीज़ें खुली थी। वो मुसलमान बैरे यानी कि जो भोजन परोसने वाला होता है होटल में, उससे कांच के गिलास में पानी लेने, और छोटे भाई की विधवा पत्नी से, हमारे यहाँ समाज में क्या होता है, छोटे भाई की विधवा पत्नी हो चाहे छोटे भाई होते हुए पत्नी हो तो भी उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते थे, छोटे भाई की विधवा पत्नी से भी बात करने में उन्हें मजुमदार परिवार को कोई आपत्ति नहीं थी। और ये सब चीज़ें किसको अच्छी नहीं लगती थी, गांगुली परिवार के लोगों को। वे मोजे पहनते थे, दाढ़ी रखते, क्लब जाते और बातों में दर्शन का पुट देते थे। यानी जो मजुमदार परिवार के लोग थे मोजे पहनते थे, और हो सकता हो गांगुली परिवार के लोग मोजे यानी जुराब नहीं पहनते हो, दाढ़ी नहीं रखते हो, क्लब नहीं जाते थे, और बातों में दर्शन का पुट यानी मिश्रण, मतलब कल्पना लोक की बातें करते थे। कौन सी बातें करते थे, आगे की, आधुनिक काल की कल्पना लोक की बातें किया करते थे। पिता की स्वाधीन चेता परंपरा को राजू ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। स्वाधीन चेता मतलब स्वतंत्रता की चेतना से युक्त। जो राजू के पिता थे, कौन, रामरतन मजुमदार, स्वाधीन यानी स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और मतलब आधुनिक विचारों वाले थे, और उसी परंपरा को राजू ने चरम सीमा यानी अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। यानी राजू और भी अधिक स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध में शरद की तरह वह भी पारंगत था। पतंगबाजी के द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है पारस्परिक संघर्ष। उसमें वो क्या था, शरद की तरह कुशल या चतुर था। यानी राजू भी बहुत अच्छी पतंग उड़ाया करता था, जो कि शरद के पड़ोसी रामरतन मजुमदार का बेटा था। इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों एक दूसरे को हराने की कामना करते थे, और राजू के पास पैसे का बल था। ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब दो प्रतिद्वंदी मिलते हैं तो एक दूसरे से थोड़ी प्रतिस्पर्धा तो रखते ही हैं। इधर राजू, दोनों एक दूसरे को पतंगबाजी में हराने के लिए आतुर रहा करते थे। राजू के पास क्या था, पैसे का बल था। राजू पैसे वाले पिता का पुत्र था। पतंग का बढ़िया से बढ़िया सरंजाम जुटाने में उसे जरा भी कठिनाई नहीं हुई। सरंजाम का मतलब साधन जुटाने में, यानी उसने अच्छे से अच्छा मांझा खरीदा राजू ने, और अच्छी से अच्छी पतंग खरीदी। लेकिन शरद के पास पैसा कहाँ से आता। उसके दल ने बोतल के कांच को मैदा की तरह पीसकर और उसमें नाना उपक्रम मिलाकर मांझा तैयार किया। उस दिन शनिवार था। अब शरद के पास तो पैसा नहीं था, लेकिन उसे तो पतंग उड़ानी थी और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करनी थी राजू के साथ। तो उसके दल के बच्चों ने क्या किया, कांच की बोतल को ली और उसको मैदा की तरह बिल्कुल पीस डाला, और पीस करके उसमें और बहुत सारी चीज़ें मिला करके और एक मांझा तैयार किया। और उस दिन शनिवार था। संध्या होते ही शरद की गुलाबी पतंग मनचाही दिशा में उड़ चली। उसी मांझे से, शनिवार था, छुट्टी का दिन था, इसलिए शरद की जो पतंग थी वो मनचाही दिशा में उड़ चली। जिधर की हवा होगी पतंग तो उधर ही उड़ के जाएगी। उसी समय देखा गया कि एक सफ़ेद पतंग धीरे धीरे उसके पास आ रही है। उस तब उन्होंने देखा, जब शरद और शरद के दल के बच्चे पतंग उड़ा रहे थे गुलाबी रंग की, तो उन्होंने देखा एक सफ़ेद पतंग उनके पास आ रही थी। यह थी राजू की पतंग। किसकी पतंग थी, यह राजू की पतंग थी। बस द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया, यानी पारस्परिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई दोनों में कि कौन किसकी पतंग काटेगा, और पेच पर पेच लड़े जाने लगी। जब पतंगे एक दूसरे के धागों में उलझ जाती है तो वो कहते हैं पेच लड़ाना। दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित होते। बच्चों आप भी देखते हो, जब पतंग महोत्सव होता है, हर मतलब हमारे राजस्थान में यदि राजस्थान में हम देखें तो कोई मकर संक्रांति पे, कोई राखी पे, कभी आखा तीज पे, जगह जगह अलग अलग त्योहारों पर पतंग उड़ती है और बच्चे छतों पर चढ़कर बहुत शोर मचाते हैं। उसी प्रकार जब पेच पर पेच लड़े जाने लगे तो दोनों दल अपनी अपनी विजय के लिए उत्तेजित हो उठे, और वह मारा वह काटा का कर्णभेदी स्वर सबको डोलायमान करने लगा। कर्णभेदी यानी अत्यंत तेज स्वर, कान को फाड़ने जैसा, डोलायमान यानी विचलित करने लगा। दोनों तरफ के बच्चे शोर मचाने लगे, वो मारा वह काटा। सहसा लोगों ने देखा कि सफ़ेद पतंग कटकर इधर उधर लड़खड़ाती हुई धरती की ओर आ रही है। सफ़ेद पतंग किसकी थी, सफ़ेद पतंग राजू की थी और गुलाबी पतंग शरद की थी। लोगों ने देखा कि सफ़ेद पतंग है जो कट गई और लड़खड़ा करके धरती की ओर आ रही है। फिर क्या था, शरद के दल के हर्ष का पारावार नहीं रहा। उधर राजू ने उसी क्षण पतंग का सभी सरंजाम गंगा को अर्पित कर दिया। अब क्या हुआ, जब शरद की पतंग ने राजू की पतंग को काट दिया तो आप महसूस कर सकते हो कि शरद के दल का कितने खुशी का पारावार यानी सीमा नहीं रही खुशी की। उधर राजू ने क्या किया, राजू भी बहुत अच्छा था पतंग उड़ाने में, लेकिन जब उसकी पतंग कट गई तो उसने पतंग का सभी सरंजाम मतलब पतंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो सब किसको अर्पित कर दी, गंगा को भेंट कर दी। यानी पतंग से संबंधित धागा, मांझा, चरखी जो भी सामान था सब गंगा में डाल दिया। लेकिन इसी प्रतियोगिता और संघर्ष के बीच से होकर वे धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। देखो बच्चे, जरूरी नहीं है जिससे हम प्रतिस्पर्धा रखें वो हमारा मित्र नहीं हो। इस प्रतियोगिता के बाद क्या हुआ, राजू और शरद के बीच में, इस प्रतियोगिता के संघर्ष के बाद राजू और शरद के बीच में दोनों में क्या हुआ, मित्रता का आभास उनको होने लगा कि दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने लगे और आकर्षित होने लगे।
राजू असाधारण प्रवृत्ति का बालक था। राजू जो था उसमें अमित साहस था। अमित का मतलब होता है अत्यधिक साहस था। और उसमें अपूर्व प्रत्युन मति थी, यानी प्रत्युन्नति या अपूर्व का मतलब बहुत अधिक प्रत्युन्नति थी, यानी हाजिर जवाब व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? हाजिर जवाब व्यक्ति था। और सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला था। कैसा था? सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला था। यानी राजू भी क्या था? शरद की तरह अमित साहसी था, अपूर्व प्रत्युन्नति व्यक्ति था और सब कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला था। शरद की स्थिर, धीर और शांत बुद्धि अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती रहती थी। यानी जो राजू था, राजू कैसा था? राजू का स्वभाव था अमित, उसमें बहुत अधिक साहस था और बहुत हाजिर जवाबी व्यक्ति बच्चा था। लेकिन वो क्या देखता था कि शरद की जो स्थिति है वो स्थिर है, धीर है और शांत बुद्धि है, जो अभिभावकों के दुर्ग की मोटी दीवारों को लांघकर उसे चकित करती थी। दुर्ग यानी किला, और मोटी दीवारें यानी अनुशासन की जो मोटी दीवारें थी उसके परिवार में, उनको लांघ करके, और वो किस तरह मतलब कि हर कार्य को अंजाम देता है शरद, ये सब बातें राजू को बहुत चकित किया करती थी। और वह उससे मित्रता करने के लिए आतुर हो उठा। कौन? राजू शरद से मित्रता करने के लिए आतुर हो उठा कि इस बच्चे के घर में, इस लड़के के घर में इतने अनुशासन है, इतने कठोर नियम है, उसके बावजूद उन कठोर नियमों की दीवारों को लांघ करके सब कामों को बहुत अच्छी तरीके से करता है। आखिर एक दिन सब विघ्न बाधाओं को लांघकर दोनों किशोर एक हो गए। यानी कि दोनों, शरद और राजू, सारी विघ्न बाधाओं को लांघ करके, यानी आपसी दुश्मनी को भुला करके, और दोनों मित्र एक हो गए, दोनों किशोर। राजू जो कि आयु में बड़ा था, शीघ्र ही शरद के सभी दुसाहसिक कार्यों का मंत्रदाता बन गया। दुसाहसिक यानी बुरे या गलत साहस से युक्त जितने भी कार्य होते हैं उनमें शिक्षा देने वाला बन गया। क्योंकि राजू कौन था? वो शरद से बड़ा था, इसलिए जब शरद कोई भी काम करता तो वो उसमें बीच बीच में उसको शिक्षा दिया करता था। उन दोनों की मित्रता का एक कारण और था, संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम था। उन दोनों में देखो, पतंगबाजी में भी समानता थी, साहस में भी समानता थी, बहुत सारी चीज़ों में समानता थी। तो उसका एक कारण ये होता, शरद को भी संगीत प्रेमी था शरद भी, और अभिनय के प्रति भी शरद का झुकाव था। और यही दोनों झुकाव किसके थे? राजू के थे। इसलिए संगीत और अभिनय के प्रति दोनों का समान प्रेम। शरद का कंठ अत्यंत मधुर था, शरद बहुत सुंदर गाता था, और बार बार इस मित्रता के संबंध में उसे चेतावनी मिली होगी। यानी घर वालों ने उसे डांटा होगा कि तू इस राजू से मित्रता करना छोड़ दे, क्योंकि इसके पिताजी हमारे दुश्मन हैं और ये हमारे समाज के अनुकूल नहीं है। पर तत्कालीन सदाचार और अनुशासन क्या कभी उसे बांध कर रख सके? लेकिन तत्कालीन यानी जो उस समय के, तत्कालीन का मतलब उस समय के जो सदाचार यानी अच्छे आचरण और अनुशासन क्या शरद को बांध कर रख सके? उन्हें अपने नानाओं के जो कठोर अनुशासन के बीच में रह करके गंगा में नहाना, तपोवन बनाना, पशु पक्षियों को पालना, उपवन बनाना, यानी उसने पतंगबाजी करना, लट्टू घुमाना, गिल्ली डंडा खेलना, उसने बहुत सारे काम किए। तो क्या वो राजू से मित्रता तोड़ सकता था? ऐसा कभी नहीं हो सका। और उस परिवार के मुखिया में ऐसा एक भी नहीं था जो उसे प्रेरणा और सराहना के दो शब्द भी कहता, प्रशंसा या सराहना। यानी कि जो शरद के नाना का जो परिवार था, उस परिवार के बारे में यहाँ बताया गया है, वो केवल एक अनुशासन युक्त परिवार था, बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना जानता था। लेकिन उस परिवार के मुखियाओं में से, उसमें बहुत सारे नाना थे, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कभी शरद को कोई प्रेरणा दी हो या कोई सराहना के दो शब्द भी उसके लिए कहे हो। उनकी नज़र में शरद एक बहुत शैतान बालक था। यही समय तो जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल माना जाता था। तब उसके लिए स्वाभाविक था कि वह परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता, क्योंकि उसको परिवार में कहीं से कोई प्रेरणा नहीं मिली, कहीं कोई सराहना नहीं मिली। और यह समय था उसके जीवन के सर्वांगीण विकास का, यानी बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है वही समय उसके जीवन का सर्वांगीण यानी सभी अंगों के विकास का यही समय था। और यही प्रारंभिक काल यानी शुरुआत का काल माना जाता है। जब बच्चा बचपन से उठ करके और किशोरावस्था की तरफ चलता है, तब उसे यदि प्रेरित किया जाए, उसको प्रेरणा दी जाए, उसका सहयोग किया जाए, तो वह बहुत उन्नति कर सकता है। लेकिन शरद के परिवार में ऐसा नहीं था। तब भी शरद ने क्या किया? अपने जीवन के सर्वांगीण विकास का प्रारंभिक काल इसे माना जाता है। तब उसके लिए, शरद के लिए यह स्वाभाविक था कि वह अपने परिवार के बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजता। यानी जब उसे अंदर घर में कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं मिला तो उसने परिवार के बाहर राजू जैसे लड़के से मित्रता की जो उससे उम्र में बड़ा था, और बाहर प्रेरणा के स्रोत खोजना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रारंभ से ही उसमें वह गुण विद्यमान थे, यानी उपस्थित थे। शुरू से ही शरद के अंदर ये गुण विद्यमान थे। शरद जब शुरू से आया था तो उसे कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे शरद अपने दल का दलपति बन गया, मामाओं के दल का दलपति बन गया, स्कूल का एक लीडर बन गया। यानी कि शरद के अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर देते हैं। मोतीलाल चट्टोपाध्याय
चट्टोपाध्याय 24 परगना जिले में कांचड़ापाड़ा के पास मामूदपुर के रहने वाले थे। अब अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, जो शरद का जो पिताजी का जो जीवन है वो किस तरह बीता, उसके बारे में हम यहाँ अब जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, शरद के पिता कौन थे? मोतीलाल। और उनके पिता कौन थे? बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय, यानी ये शरद के दादाजी थे। उनके पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत राड़ी ब्राह्मण परिवार के स्वाधीन चेता और निर्भीक व्यक्ति थे। यानी कि हम अब क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं शरद के जो दधियाल का, यानी उसके जो दादाजी, दादी जी, उसके पिताजी, उनका जो जीवन है वो किस तरीके का था, उसको हम पढ़ रहे हैं। शरद के जो दादाजी यानी मोतीलाल जी के पिता बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय संभ्रांत यानी महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे परिवार के राड़ी ब्राह्मण परिवार के स्वाधीन चेता यानी स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाले एक निर्भीक यानी भयहीन व्यक्ति थे। और वह युग था प्रबल प्रतापी जमींदारों के अत्याचारों का। बच्चों, उन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उसके साथ साथ भारत के अपने ही लोग जमींदार थे, वो इन लोगों के ऊपर, मजदूर वर्ग के ऊपर, ब्राह्मण वर्ग के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। लेकिन जो बैकुंठनाथ चट्टोपाध्याय थे वे कभी जमींदारों से दबे नहीं, उन्होंने सदा प्रजा का ही पक्ष लिया। इसलिए एक दिन उनके क्रोध का शिकार हो गए। किसके क्रोध का? जमींदारों के क्रोध का। जो बैकुंठनाथ जी थे वो कभी जमींदारों से नहीं दबे और उन्होंने सदा जनता का पक्ष लिया। इसलिए एक दिन क्या हुआ, वो जमींदारों के क्रोध के शिकार हो गए। सुना गया कि एक दिन जमींदार ने उन्हें बुलाकर किसी मुकदमे में गवाही देने के लिए कहा। किसको? बैकुंठनाथ को बुलाया जमींदारों ने, जमींदार ने, उनके गांव के ने, और कहा इस वाले केस में तुमको गवाही देनी है। तो बैकुंठनाथ जी ने उत्तर दिया, यानी उन्होंने उत्तर दिया, मैं गवाही कैसे दे सकता हूँ, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। भाई, मैं जिस चीज़ के बारे में जानता नहीं, मैं जिस केस के बारे में जानता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं कैसे गवाही दे सकता हूँ? बैकुंठनाथ जी जो कि शरद के दादा थे, उन्होंने कहा। जमींदार ने कहा, गवाही देने के लिए जानना जरूरी नहीं है। जमींदारी तो अपनी जमींदारी दिखाते थे, रोब करते थे, अत्याचार करते थे। तो उन्होंने बैकुंठनाथ से कहा, गवाही देने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि तुम किसके लिए गवाही दे रहे हो। झूठी गवाही आज भी दी जाती है, उस दिन भी दी जाती थी। बच्चों, आज भी झूठी गवाहियाँ दी जाती है और उस पहले भी दी जाती थी, लेकिन बैकुंठनाथ ने साफ इनकार कर दिया। बैकुंठनाथ जो कि शरद के दादाजी थे, वो बहुत निर्भीक व्यक्ति थे, स्वाधीन चेता व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, मैं झूठी गवाही नहीं दूंगा। प्रबल प्रतापी जमींदार क्रुद्ध हो उठा, यानी क्रोधित हो गया, जो कि एक क्या था? एक प्रबल प्रतापी, यानी उसके बाद धन की बहुत अधिकता थी, इसलिए वो प्रबल प्रतापी जमींदार था। वो बैकुंठनाथ जी से गुस्सा हो गया। कारण कुछ भी हो सकता है। एक दिन अचानक वे घर से गायब हो गए। एक दिन क्या किया, मतलब कि बैकुंठनाथ जी थे जो घर से अचानक गायब हो गए। और मोतीलाल तब बहुत छोटे थे। शिशु पुत्र को गोद में चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह देखती रही। मतलब जब जमींदार को बैकुंठनाथ जी ने क्या किया, गवाही देने से मना कर दिया, तो उस वक्त तो बैकुंठनाथ जी घर आ गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक वो अपने घर से गायब हो गए। और मोतीलाल तब बहुत छोटे थे, यानी कि जो शरद के पिताजी शिशु पुत्र को, यानी शिशु यानी बहुत छोटे बच्चे को गोद में लेकर चिपकाए बैकुंठनाथ की पत्नी रात भर पति की राह यानी इंतजार देखती रही, लेकिन वे नहीं लौटे। सवेरा होते होते एक आदमी ने आकर बताया, बहू माँ, बहू माँ, अनर्थ हो गया। बैकुंठनाथ को किसी ने मार डाला और उनका शव स्नान घाट पर पड़ा हुआ है। यानी कि जमींदार ने बैकुंठनाथ जी की हत्या करवा दी। बहू माँ की जैसे चीख निकल गई। हतप्रभ विमूढ़, हतप्रभ विमूढ़ मतलब अवाक या हैरानी, नहीं, उस बेचारी को कुछ समझ में नहीं आया। इतना छोटा बच्चा उसके पास, वो क्या करे। उन्होंने बालक को कसकर छाती से लगा लिया। बालक कौन था? मोतीलाल, शरद के पिता। वह न बोल सकती थी, न ही बेहोश हो सकती थी। जमींदार का इतना आतंक था, यानी इतना डर था कि वह चिल्लाकर रो भी नहीं सकती थी। यानी अपने मन से अपने पति के लिए वो रो भी नहीं सकती थी। वो इतनी मतलब कि परेशान हो गई, हतप्रभ विमूढ़ हो गई, यानी कि है अवाक और हैरान होगी। ना वो रो सकती थी और ना ही वो चीख सकती थी, ना ही वो बेहोश हो सकती थी। उसका अर्थ होता, यदि वो चिल्लाकर रोती तो उसका क्या अर्थ होता? पुत्र से भी हाथ धो बैठना पड़ता, यानी जमींदार उसके पुत्र मोतीलाल को भी मार डालता। गांव के बड़े बूढ़ों की सलाह के अनुसार उसने जल्दी जल्दी पति की अंतिम क्रिया समाप्त की और रातों रात देवानंदपुर अपने भाई के पास चली गई। कौन? शरद की जो दादी थी वो कहाँ चली गई? अपने भाई के पास देवानंदपुर रातों रात चली गई। कुछ बड़े होने पर मोतीलाल का विवाह भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से हुआ। अब मोतीलाल कुछ बड़े हो गए,
मोतीलाल भी अपने नाना के घर में रह के पले बड़े। वहाँ जब मोतीलाल कुछ बड़े हुए तो भागलपुर के केदारनाथ गंगोपाध्याय की दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से उनका विवाह हो गया। उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के पिता रामधन गंगोपाध्याय घोर दारिद्र्य से तंग आकर जीविका की तलाश में हाली शहर से यहाँ आकर बस गए थे। ये तो अपन ने पढ़ा बैकुंठ नाथ जी के बारे में, शरद के दादा के बारे में। अब हम शरद के नाना के पिताजी के बारे में जानेंगे कि जो शरद की जो नाना थे केदारनाथ गंगोपाध्याय, उनकी दूसरी बेटी भुवन मोहिनी से किनका मोतीलाल जी का विवाह हुआ, जिनके पुत्र शरद थे। लेकिन उस समय के बहुत से बंगालियों की तरह केदारनाथ के जो पिता थे यानी शरद के नाना के जो पिता थे रामधन गंगोपाध्याय, घोर दारिद्र्य से यानी घोर दरिद्रता या गरीबी से तंग आकर जीविका यानी आजीविका की तलाश में, अपने भोजन पानी की तलाश में हाली शहर से यहाँ आकर बस गए। कहाँ आकर बस गए? भागलपुर में। वे इतने प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे कि सरकार में उन्हें ऊंचे पद पर पहुंचने में उन्हें देर ही नहीं लगी। यानी जो केदारनाथ के पिताजी थे उनका नाम क्या था? गंगोपाध्याय। वो क्या हुआ, हाली शहर से आकर के भागलपुर आ गए, क्योंकि वहाँ उनको खाने पीने के मतलब उनको परेशानी होने लगी जीविका के लिए। लेकिन वो गंगोपाध्याय जी जो बहुत प्रतिभाशाली और परिश्रमशील थे, इसलिए सरकार में बहुत जल्दी ऊंचे पद पर पहुँच गए। फिर तो संपन्नता और प्रतिष्ठा दोनों ने ही उन्हें मुक्त होकर वरण किया। वरण किया मतलब चयन किया, यानी जब वो सरकार के ऊंचे पद पर आ गए तो उनके पास संपन्नता भी आ गई, धन भी हो गया और प्रतिष्ठा यानी सम्मान भी उनके पास आ गया। यानी सम्मान ने और प्रतिष्ठा ने उनका बहुत अच्छे से वरण किया, संपन्नता ने। लेकिन उस समय विवाह के लिए संपन्नता की आवश्यकता नहीं होती थी। बच्चों, आजकल तो ये देखा जाता है ना कि हम अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं तो सामने वाले परिवार में कितना पैसा है या कितना धनी परिवार है। लेकिन उन दिनों विवाह के लिए संपन्न की आवश्यकता नहीं होती थी। मोतीलाल का जो परिवार था वो ज्यादा संपन्न नहीं था, कुलीन था। क्या चीज देखी जाती थी? कुलीनता और वंश मर्यादा होती थी। कुलीनता और वंश मर्यादा की, यानी धन की आवश्यकता की वो नहीं होती थी। क्या देखा जाता था? यदि पुत्री का विवाह किया जाता था कि परिवार कितना कुलीन है और कितना वंश मर्यादित है। मोतीलाल को सदवंश की कुलीन संतान जानकर ही केदारनाथ ने अपनी कन्या भुवन मोहिनी उन्हें दी और उन्हीं के पास रहकर मोतीलाल ने मैट्रिक की परीक्षा प्राप्त की। कुलीनता का मतलब होता है उच्च कुल का होना, सदवंश यानी अच्छा वंश, मैट्रिक का मतलब होता है 10वीं कक्षा। अब देखो, जब गंगोपाध्याय के पास संपन्नता भी थी और प्रतिष्ठा भी थी, दोनों चीजें आ गई। उसके पश्चात पहले क्या हुआ करता था? विवाह, पुत्री का विवाह करने के लिए धन, घर की संपन्नता नहीं देखी जाती थी, बल्कि देखा जाता था घर कितना कुलीन है और कितना वंश मर्यादित है, यानी कितना सदवंश है। इसलिए मोतीलाल को क्या जाना गया? सदवंश यानी अच्छे वंश का लड़का जान करके, और केदारनाथ ने अपनी कन्या भुवन मोहिनी उन्हें दे दी, यानी उन्हें दे दी, उसके साथ विवाह कर दिया। और केदारनाथ के पास रहकर ही मोतीलाल ने मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद पढ़ने के लिए वे पटना कॉलेज चले गए। चचिया ससुर अगोरनाथ उनके सहपाठी थे। जो चचिया ससुर थे, इसके छोटे नाना शरद के, वो मोतीलाल जी के क्या थे? चचिया ससुर, यानी ससुर का छोटा भाई, वो उनके सहपाठी थे, साथ पढ़ते थे। लेकिन दोनों के स्वभाव में जरा भी समानता नहीं थी। मोतीलाल घोर अभाव में पले थे। क्यों? क्योंकि मोतीलाल के पिता को तो जमींदार के लोगों ने मार डाला था और वो अपने मामा के घर रह करके पल रहे थे। परंतु माँ उन्हें बहुत प्यार करती थी, इसलिए बचपन में कोई ठीक दिशा उन्हें मिल नहीं सकी। बच्चों, माँ का प्यार लाड़ प्यार होता है जो कई बार बच्चों को बिगाड़ भी देता है। इसीलिए क्या था, मोतीलाल होशियार तो बहुत थे, पढ़ने में भी बहुत होशियार थे, तीक्ष्ण बुद्धि के थे, अच्छे वंश के थे। लेकिन क्या है, वो अपनी माँ के सानिध्य में रहे और माँ बेचारी बहुत ही मतलब सीधी सादी सी महिला थी, गांव में रहती थी। इसलिए मोतीलाल जी को कोई सही दिशा नहीं मिल सकी और उन्हें पढ़ने लिखने का मोतीलाल जी को बहुत शौक था, परंतु उससे अधिक उन्हें शौक था उनका जो अगला शौक है। पढ़ने लिखने से ज़्यादा उनको क्या शौक था, उसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों, आप इसको पढ़िए और पढ़ करके जानने का प्रयास कीजिए कि आवारा मसीहा, जो कि शरद जी के ऊपर लिखा हुआ उनका जीवन वृत्तांत है, वो कितना लंबा चला है और किस प्रकार विष्णु प्रभाकर जी ने उसको लिखा है। आप इसको कठिन शब्दों के साथ जानने का प्रयास कीजिए। तब तक हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।